हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए देखते हैं टेस्ट नंबर 11 इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी रचना 12 मिहिर द्वारा नहीं की गई है? पंच सिद्धांतिका, सूर्य सिद्धांत, बृहत जातक या बृहत संहिता। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य सिद्धांत। छठी सदी के विद्वान बारहमिहिर को फलित ज्योतिष के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। फलित ज्योतिष के प्रणेता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने बृहत जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और लघु जातक की रचना की थी। जबकि सूर्य सिद्धांत की रचना आर्यभट्ट द्वारा की गई थी, जिसमें कोण के ज्या का सिद्धांत बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक भारत का सर्वप्रमुख सिद्धांत परमाणुवाद के संस्थापक कौन हैं? परमाणुवाद के संस्थापक कौन हैं? ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, महर्षि कणाद या फिर नागार्जुन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महर्षि कणाद आधुनिक भौतिक के सर्वप्रमुख जो परमाणुवाद है उसके संस्थापक इन्हें माना जाता है। भारत में परमाणुवाद का संस्थापक वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कणाद को माना जाता है और इन्होंने भारत में भौतिक शास्त्र का प्रारंभ किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुक्तेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्तेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन ने 9वीं शताब्दी में कांचीपुरम तमिलनाडु में किया था। और यह किस शैली में निर्मित है? इसका निर्माण वर्मन शैली में कराया गया है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। निर्माण कराया था किसने? नंदी वर्मन ने। कब कराया था? 9वीं शताब्दी में कराया था, कांची तमिलनाडु में। और ये भी पूजा किस शैली में निर्मित है? तो इसका निर्माण जो है वो वर्मन शैली में कराया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अरबों के सिंध विजय की जानकारी का मूल स्रोत क्या है? अरबों के सिंध विजय की जानकारी का तारीखुल हिंद, चशनामा, ताजुल मासिरी या फिर तारीख मसूदी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चशनामा से हमें सिंधों के अरबों के सिंध विजय की जानकारी चशनामा से मिलती है। देखिए, चशनामा से अरबों के सिंध विजय की जानकारी प्राप्त होती है, जिसका मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने किसका? चशनामा का मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया था। और मूलतः यह किस भाषा में है? मूलतः जो चशनामा है वो है तुर्की भाषा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से लेनपूल ने किसकी आत्मकथा के बारे में कहा था? लेनपूल ने किसकी आत्मकथा के बारे में कहा था? यह बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रहा है। अकबर, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या फिर शेरशाह सूरी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन की आत्मकथा के बारे में लेनपूल ने कहा था। ठीक है, सॉरी ये बलबन नहीं है, ये बाबर है। लेनपूल ने बाबर की आत्मकथा बाबरनामा के बारे में कहा था कि इसकी रचना बाबर ने तुर्की भाषा में की थी। और बाबर ने इसमें 5 मुस्लिम राज्यों दिल्ली, बहमनी, बंगाल, गुजरात और मालवा
तथा 2 हिंदू राज्य विजयनगर और मेवाड़ के बारे में जिक्र किया है। सॉरी साथियों, उसको आप लोग थोड़ा वो कर लीजिएगा, वो बलबन और बाबर में कन्फ्यूजन, वो बाबर है, ठीक है। तो ये हो क्या जाएगा, बाबर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये देख लीजिए कि ये भी पूछ सकता है कि किन राज्यों के बारे में जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में जिक्र किया है। तो 2 हिंदू राज्य हैं विजयनगर और मेवाड़, और 5 मुस्लिम राज्य हैं दिल्ली, बनी, बंगाल, गुजरात और मालवा। और इसकी ये भी पूछ सकता है कि किस भाषा में इसकी रचना की गई है, तो तुर्की भाषा में इसकी रचना की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तबकात अकबरी रचना किसके द्वारा की गई है? तबकात अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई है? अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, मुतामिद खां या फिर मोहम्मद काजिम सिराजी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निजामुद्दीन अहमद। तबकात अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद द्वारा की गई थी। कब की गई थी? ये देख लीजिए, तबकात अकबरी की रचना ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद द्वारा की गई थी। और इस पुस्तक में भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ से लेकर के, इस पुस्तक में भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ से लेकर के हुमायूं और अकबर के शासनकाल से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी इसमें मिलती है, ठीक है। किस में मिलती है? तबकात अकबरी में। और रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने, जिसमें हुमायूं और अकबर के शासनकाल के बारे में भी हमें इससे जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तुर्कों को, अरबों को, मंगोलों को या फिर से मध्य यूरोपियों को? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्कों को। इल्तुतमिश जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और वह इलवरी तुर्क था, और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी वही था। मुस्लिम शासन या मुस्लिमों का संस्थापक तो वही था, दिल्ली में वास्तविक संस्थापक, जिसने लाहौर से राजधानी को दिल्ली हस्तांतरित किया था और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। और वो क्या था? इलवरी तुर्क था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तुर्कों को। देखिए, भारत में मुसलमानों के साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक तुर्क गुलाम था। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य युग का वह पहला शासक कौन है जिसने विंध्य क्षेत्र को पार किया था? मध्य युग का वह पहला शासक कौन है जिसने विंध्य क्षेत्र को पार किया था? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। मध्य भारत या मध्य युग का पहला ऐसा शासक था जिसने विंध्य क्षेत्र को पार किया। विंध्य क्षेत्र को पार किया मतलब विंध्य क्षेत्र को पार करके दक्षिण भारत में आक्रमण किया। नहीं तो इसके पहले जो शासक थे वह उत्तर भारत तक ही सीमित थे, लेकिन यह जो है दक्षिण भारत तक भी, जैसे विजयनगर, बहमनी, इन सब क्षेत्रों में भी आक्रमण करता था। देवगिरी, वारंगल। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी मध्य युग का पहला शासक था जो विंध्य क्षेत्र को पार किया, जिसकी जानकारी हमें बरनी के तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है। बरनी के तारीख़ फिरोज शाही से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत काल का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शिक्षित शासक कौन था? सल्तनत काल का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शिक्षित शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर मुबारक शाह खिलजी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा शिक्षित शासक था। और यह अपने शासनकाल में कुछ डिसीजन, मतलब कुछ डिसीजन को लेकर के जाना जाता है कि इसने कुछ निर्णय लिए जिसमें यह असफल हो गया, जिससे इसके इतिहास में इसे बस इसीलिए जाना जाता है कि ये अपने जितने भी निर्णय लिए उस सब में इसको असफलता मिली। जैसे इसने मुद्रा को परिवर्तित किया, मतलब एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, उसमें भी फेल हो गया। और अपनी राजधानी परिवर्तित किया, देवगिरी से दौलताबाद स्थानांतरित किया, उसमें भी फेल हो गया। फिर इसने
कुराचील अभियान किया, उसमें भी फेल हो गया था, और खुरासन अभियान किया था, उसमें भी फेल हो गया था। मतलब अपने जीवन काल में 4 निर्णय लिए थे इसने, और यह चारों में इसे बुरी तरह पराजय मिली थी, जिस कारण से इतिहास में शायद इसीलिए जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक था, जो धार्मिक दृष्टि से उदार व सहिष्णु था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जो हिंदुओं के त्यौहार में भाग लेता था? हिंदुओं के त्यौहार में भाग लेता था दिल्ली सल्तनत का। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, आराम शाह और मोहम्मद शाह। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जो हिंदुओं के त्यौहार में भाग लेता था, वो भी विशेष करके इसमें होली में। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो हिंदुओं के त्यौहार मुख्यतः होली में भाग लेता था। शायद इसे होली खेलना ज़्यादा अच्छा लगे। देखिए, निम्नलिखित में से उलूग खानी और राजवाही का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सिक्कों से, भू राजस्व, नहरों या सैनिकों। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको पता होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में बहुत सारे नहरों का निर्माण करवाया था, जिसमें इसके 2 बहुत प्रसिद्ध फेमस नहर थे, उलूग खानी और रजवाही। और नहरों से मतलब सिंचाई पर इसने कर भी लगाया था, किसानों से सिंचाई कर भी, जैसे नहर का निर्माण कराया, सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया और उस पर इसने कर भी लगाया था, जिसे क्या कहा जाता था? जिसको हक ए सर्व कहा जाता था। ठीक है, चलिए ठीक है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा सिंचाई साधनों को सुदृढ़ करने के लिए 11 नहरों का निर्माण कराया गया था, जिसमें उलूग खानी और रजवाही नहरें सुप्रसिद्ध थी। 11 नहरों का निर्माण कराया गया था और इससे जो कर की वसूली की जाती थी नहरों से, उसे हक ए सर्व कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधा एवं बीख नामक चांदी तांबा मिश्रित सिक्का किस शासक के द्वारा जारी किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने आधा एवं बीख नामक चांदी और तांबा से मिश्रित सिक्के जारी किए थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा आधा एवं बीख नामक तांबा चांदी मिश्रित सिक्का जारी किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में संगीत से संबंधित ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना की गई थी? संगीत ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना की गई थी। इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, मुबारक शाह या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो था वह एक संगीत प्रेमी था और इसी के शासनकाल में लज्जत ए सिकंदर शाही ग्रंथ की रचना की गई थी। तो सिकंदर लोदी ललित कलाओं को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और उसके काल में संगीत से संबंधित ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया। मध्यकालीन भारत का वह एकमात्र सुल्तान कौन है जो युद्ध भूमि में मारा गया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी और अलाउद्दीन आलम शाह। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा? इसका जो इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध देखिए 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और इब्राहिम लोदी यहीं पे पराजित हुआ और युद्ध भूमि में मारा गया।
मतलब सल्तनत का यह पहला ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। इसके पहले कोई भी ऐसा नहीं था जो युद्ध भूमि में मरा हो, ये पहला था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में ही इधर जो है तोप और बारूदों का प्रयोग किया था। कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक कौन था? कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक कौन था? जैनुल आबिदीन, सुल्तान शमशुद्दीन, मुजफ्फर शाह या फिर अलाउद्दीन हसन? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सुल्तान शमसुद्दीन कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक था। देखिए 1539-40 ईस्वी में शाहमीर ने सुल्तान शमसुद्दीन की उपाधि धारण करके कश्मीर में शाहमीर वंश की स्थापना की, जो कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक था। और इसमें एक और शासक है जैनुल आबिदीन, इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुल आबिदीन को यह बहुत ज़्यादा प्रजा हितैषी या कह सकते हैं हिंदुओं का संरक्षक था, और इसने कश्मीर में गौ हत्या जो गौ वध थी उस पर रोक लगा दी थी, ठीक है, और मंदिरों का निर्माण कराया था। मतलब हिंदुओं को इसके समय में बहुत ज़्यादा आज़ादी मिली थी। यही कारण है कि जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे और बेहतरीन प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और कोई भी आप मतलब कुछ भी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अब चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।